मुझे एमएलए बने 3 दिन हुए थे और गोधरा की घटना हो गई और भयंकर घटना थी। लोगों को जिंदा जला दिया गया था। तो 2020 में जो सीमा पर जो घटनाएं घटी, उसके कारण हमारे बीच स्थितियां काफी दूरी की बन गई। मैं अकेला कभी नहीं होता हूं, वो हमेशा मेरे साथ होता है। ठीक है। अपने करियर और अपने जीवन में आपने भारत के इतिहास में कई कठिन हालात देखे हैं। 2002 के गुजरात दंगे उनमें से एक है। वह भारत के हाल ही के इतिहास के सबसे कठिन समय में से एक था, जब गुजरात के हिंदू और मुस्लिम लोगों के बीच हिंसा हुई, जिसमें 1000 से ज्यादा मौतें हुईं। इससे उस जगह के धार्मिक तनाव का पता चलता है। जैसा कि आपने बताया, उस समय आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तब की बात करें तो उस समय से आपने क्या सीखा है? मैं ये भी बताना चाहूंगा कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार फैसला दिया है। उन्होंने 2012 और 2022 में कहा कि आपकी हिंसा में कोई भूमिका नहीं थी, 2002 के गुजरात दंगों की हिंसा में। लेकिन मैं जानना चाहता था कि आपने उस समय से सबसे बड़ी बातें क्या सीखी? लेकिन आप 2002 और गुजरात के राइट्स, लेकिन उसके पहले के कुछ दिनों का मैं आपको एक 12-15 महीने का एक चित्र आपके सामने पेश करना चाहूंगा, ताकि एक आपको अंदाज आ जाए कि क्या स्थिति थी। जैसे 24 दिसंबर 1999, यानी 3 साल पहले की बात है। काठमांडू से दिल्ली जो फ्लाइट आ रही थी, वो हाईजैक कर करके अफगानिस्तान ले जाएगा, कंधार में ले गए और भारत के सैकड़ों यात्रियों को बैन बनाया गया। पूरे भारत में एक बहुत बड़ा तूफान था, लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल था। अब 2000 के अंदर हमारे यहाँ लाल किले में आतंकी हमला हुआ, दिल्ली में एक नया और उसके साथ तूफान जुड़ गया। 11 सितंबर 2001 अमेरिका में ट्विन टावर पर बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ। उसने फिर एक बार दुनिया को चिंतित कर दिया, क्योंकि ये सब जगह पे करने वाले एक ही प्रकार के लोग हैं। अक्टूबर 2001 को जम्मू कश्मीर विधानसभा पर आतंकी हमला हुआ। 13 दिसंबर 2001 को भारत की संसद पर आतंकी हमला हुआ। यानी आप उस समय के एक 8-10 महीने की घटनाएं देखिए, वैश्विक स्तर की घटनाएं, आतंकी घटनाएं, खून खराबे की घटनाएं, निर्दोष लोगों की मौत की घटनाएं। तो कोई भी एक प्रकार से अशांति के लिए एक चिंगारी काफी होती है, स्थिति पैदा हो चुकी थी। ऐसे समय अचानक 7 अक्टूबर 2001 मुझे मुख्यमंत्री बनने का दायित्व मेरे सर पे आ गया अचानक। और वो भी मेरी सबसे बड़ी जिम्मेवारी थी। गुजरात में जो भूकंप आया था, उस भूकंप के रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत बड़ा काम था और पिछली शताब्दी का वो सबसे बड़ा भूकंप था। हजारों लोग मारे गए थे। तो एक काम के लिए मेरे लिए सीएम का काम मेरे जिम्मे आ गया। बहुत महत्वपूर्ण काम था और मैं शपथ लेने के बाद पहले दिन से इस काम में जुड़ गया था। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो कभी सरकार नाम से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। मैं सरकार में कभी रहा नहीं। मैं सरकार क्या होती है जानता नहीं था। मैं कभी एमएलए नहीं बना, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ा। मुझे जीवन में पहली बार चुनाव लड़ना पड़ा। मैं 24 फरवरी 2002 मैं पहली बार एमएलए बना, एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि बना। और मैं पहली बार 24 तारीख को या 25 तारीख को या 26 तारीख को गुजरात विधानसभा में मैंने पैर रखा। 27 फरवरी 2002 विधानसभा में मेरा बजट सत्र था, हम हाउस में बैठे थे। और उसी दिन, यानी अभी मुझे
एमएलए बने 3 दिन हुए थे और गोधरा की घटना हो गई और भयंकर घटना थी। लोगों को जिंदा जला दिया गया था। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो कंधार के विमान अपहरण को या पार्लियामेंट पर का हमला कहो या 9/11 कहो, ये सारी घटनाओं का बैकग्राउंड हो और उसमें एक इतनी बड़ी संख्या में लोगों का मर जाना, जिंदा जला देना, आप कल्पना कर सकते हैं कि स्थिति कैसी होगी। कुछ भी नहीं होना चाहिए, हम भी चाहते हैं, कोई भी चाहेगा, शांति ही रहनी चाहिए। दूसरा जो कहते हैं ये बहुत बड़े रायट वगैरह, तो ये भ्रम फैलाया गया है। अगर 2002 के पहले का डेटा देखें, तो पता चलता है कि गुजरात में कितने दंगे होते थे। हमेशा कहीं न कहीं कर्फ्यू लगा रहता था। पतंग के अंदर कम्युनल वायलेंस हो जाए, साइकिल टकरा जाने पर कम्युनल वायलेंस हो जाए। 2002 से पहले गुजरात में 250 से ज्यादा बड़े दंगे हुए थे और 1969 में जो दंगे हुए थे, वो तो करीब 6 महीना चले थे। अरे तब तो हम कहीं थे ही नहीं दुनिया के उस चित्र में, उस समय की मैं बताऊँ। और इतनी बड़ी घटना एक ऐसा स्पार्किंग पॉइंट बन गया कि कुछ लोगों की हिंसा हो गई, लेकिन न्यायालय ने उसको बहुत डिटेल में देखा है, लंबे अरसे। और उस समय हमारे जो विरोध के लोग हैं वो सरकार में थे और वो तो चाहते थे कि हम पर जितने आरोप लगे थे हमको सजा हो जाए, लेकिन उनके लाखों कोशिश के बाद भी जुडिशरी ने पूरी तरह डिटेल में उसका एनालिसिस किया, 2-2 बार किया और पूरी तरह निर्दोष। जिन लोगों ने गुनाह किया था, उनके लिए न्यायालय ने अपना काम किया है। सबसे बड़ी बात है, जिस गुजरात में साल में कहीं न कहीं दंगे हुआ करते थे, 2002 के बाद आज 2025 है, गुजरात में 20-22 साल में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ, पूरी तरह शांति है। भारत और चीन का संबंध, ये कोई आज का नहीं है। दोनों पुरातन संस्कृति है, पुरातन सिविलाइजेशन है और मॉडर्न वर्ल्ड में भी अपनी उनकी भूमिका है। आप अगर पुराने रिकॉर्ड देखेंगे, सदियों तक चीन और भारत एक-दूसरे से सीखते रहे हैं और दोनों मिलकर के दुनिया की भलाई के लिए कोई न कोई कंट्रीब्यूट करते रहे। ग्लोबल पुराने जो रिकॉर्ड्स हैं कहते हैं कि दुनिया का जो जीडीपी का था, उसका 50% से ज़्यादा अकेले भारत और चीन का हुआ करता था। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन भारत का रहा। और मैं मानता हूँ कि इतने सशक्त संबंध रहे, इतने गहन सांस्कृतिक संबंध रहे और पहले की सदियों में कोई हमारे बीच में संघर्ष का इतिहास नहीं मिलता है। हमेशा एक-दूसरे से सीखना, एक-दूसरे को जानने का ही रहा है। और बुद्ध का प्रभाव किसी ज़माने में तो चाइना में काफ़ी था और वो यहीं से ही वो विचार गया था। हम भविष्य में भी इन संबंधों को ऐसे ही मजबूत रहना चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए। ये हमारा हम जहाँ तक डिफरेंसेस तो होते हैं, 2 पड़ोसी देश होते हैं तो कुछ न कुछ तो होता है। ऑकेजनल डिसएग्रीमेंट भी बहुत स्वाभाविक है, कोई ऐसा तो हर चीज़ नहीं होता, एक परिवार में भी रहता है। लेकिन हमारी कोशिश है कि हमारे जो डिफरेंसेस हैं, डिस्प्यूट में ना बदले, उस दिशा में हमारा प्रयास रहता है। उसी प्रकार से हम डिस्कॉर्ड नहीं, डायलॉग इसी पर बात कर बल देते हैं। तभी जाकर के एक स्टेबल कोऑपरेटिव रिलेशनशिप
और दोनों ही देशों के लिए बेस्ट इंटरेस्ट में है। ये सीख है कि हमारा सीमा विवाद चलता रहता है। तो 2020 में जो सीमा पर जो घटनाएँ घटी, उसके कारण हमारे बीच स्थितियाँ काफ़ी दूरी की बन गई। लेकिन अभी राष्ट्रपति श्री के साथ मेरा मिलना हुआ, उसके बाद सीमा पर जो चीज़ें थी उसमें अब नॉर्मल से आ चुकी हैं। 2020 के पहले की स्थिति में हम लोग अब काम कर रहे हैं। अब धीरे-धीरे वो विश्वास और वो उत्साह और उमंग और ऊर्जा वापिस आ जाए, वो उसको एक थोड़ा समय लगेगा कि बीच में 5 साल का अंतराल गया है। हमारा साथ होना ना सिर्फ बेनिफिशियल है बल्कि ग्लोबल स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए भी ज़रूरी है। और जब 21वीं सदी एशिया की सदी है, तो हम तो चाहेंगे कि भारत-चीन के बीच में स्पर्धा सब स्वाभाविक है। स्पर्धा कोई गलत चीज़ नहीं है, ये संघर्ष नहीं होना चाहिए। मैं अकेलापन कभी महसूस नहीं करता हूँ। इसलिए कि मैं हमेशा मानता हूँ 1+1 की थियरी को। और जब 1+1 की मेरी थियरी है वो मेरा सात्विक समर्थन करती है। और ये 1+1 कोई भी पूछेगा 1+1 कौन है? तो मैं कहता हूँ पहला 1 जो है वो मोदी है और +1 है वो ईश्वर है। मैं अकेला कभी नहीं होता हूँ, वो हमेशा मेरे साथ होता है। तो मैं हमेशा उस भाव से और मैं मैंने जैसा कहा मैंने विवेकानंद जी के सिद्धांतों को जो जिया था कि नर सेवा ही नारायण सेवा। मेरे लिए देश ही देव है, नर ही नारायण है। तो जन सेवा ही प्रभु सेवा, इस भाव को लेकर के मैं चला हूँ और इसलिए मुझे उस प्रकार से अकेलापन वगैरह का मैनेज करने का कोई प्रसंग आया नहीं। अब जैसे कोविड के समय सारे बंधन बंद लगे हुए थे, ट्रैवलिंग बंद था, तो समय का कैसे उपयोग करना? लॉकडाउन था, तो मैंने क्या किया, गवर्नेंस को वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा मॉडल डेवलप कर दिया और वर्क फ्रॉम होम एंड मीटिंग वर्चुअली करना शुरू कर दिया। मैं अपने आप को बिज़ी रखता था। दूसरा, मैंने तय किया कि जिन लोगों के साथ मैंने जीवन भर काम करता रहा हूँ, पूरे देश में मेरे कार्यकर्ता हैं, उसमें जो 70 प्लस के लोग हैं, उनको याद करके कोविड के समय में छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को भी, यानी फैमिली बैकग्राउंड बहुत सामान्य होगा ऐसे भी, 70 प्लस हैं, उन सबको मैं फ़ोन करता था और उनको मैं कोविड के समय में उनकी तबीयत ठीक है क्या? उनके परिवार की तबीयत ठीक है क्या? उनके आस-पास के इलाके में व्यवस्था कैसी चल रही है? ये सारी बातें मैं उनके साथ कर लेता था। तो मैं भी एक प्रकार से उनसे जुड़ जाता था। पुरानी यादें ताज़ा हो जाती थी। उनको भी लगता था अरे ये वहाँ पहुँच गए, ये पर इतनी बड़ी ज़िम्मेवारी है, लेकिन आज बीमारी के समय मेरे घर पे फ़ोन करते हैं। और मैं डेली एवरेज 30-40 फ़ोन करता था, डेली। और पूरे कोविड कार्यकाल के दरमियान करता रहा। तो मुझे खुद को भी पुराने-पुराने लोगों से बातें करने का आनंद मिलता था। तो ये अकेलापन नहीं था, मेरी व्यस्तता के तरीके मैं ढूँढता रहता हूँ और मैं खुद से बातचीत करने के लिए बहुत अभ्यासू हूँ। मेरा हिमालयन लाइफ़ मुझे बड़ी मदद कर रहा है।